में था। शहर की मुख्य सड़कें लोगों से भरी थीं, पर फिर भी एक अजीब सी खामोशी हवा में तैर रही थी। आईपीएस संजना सिंह अपनी सरकारी जीप में बैठकर शहर की इस हिस्से का औचक निरीक्षण कर रही थीं। धूप तेज थी, पर उसके मुकाबले लोगों के चेहरों की बेचैनी ज्यादा चुभ रही थी। संजना को पहले भी कई केस मिले थे, कई अपराधी पकड़े थे, पर इस शहर में फैली खामोशी कुछ अलग ही कहानी कह रही थी। वह अपनी जीप से उतरी और पुलिस की कैप उतारकर साइड में रख दी। वर्दी की वजह से लोग खुलकर कुछ नहीं बता पाते, यह बात उन्हें अच्छी तरह पता थी। इसलिए वह साधारण कुर्ता पहनकर एक आम नागरिक की तरह शहर को समझने निकली थी। उन्होंने सड़क किनारे एक छोटे से जनरल स्टोर पर रुककर पानी की बोतल ली, पर दुकानदार के हाथ कांप रहे थे। संजना ने तुरंत महसूस कर लिया। उन्होंने हल्के स्वर में पूछा, भाई सब ठीक है ना? दुकानदार ने घबराकर इधर उधर देखा, फिर धीरे से बोला, मैडम आप यहां नई लगती हैं, इस इलाके में ज्यादा सवाल मत करना, लोग डरते हैं। संजना ने अपने भीतर उठते गुस्से को रोका। उन्होंने पानी की बोतल लेकर आगे बढ़ते हुए कहा, डर किससे लगता है? दुकानदार ने दबी आवाज में जवाब दिया, दारोगा रघुवीर सिंह, यहां का असली गुंडा। यह कहकर वह चुप हो गया। संजना आगे चली। दोपहर की धूप के बीच भी उन्हें लगा कि पूरा बाजार जैसे किसी तूफान के पहले की तैयारी में है, हर कोई सतर्क, हर कोई शब्दों को निगलते हुए। तभी अचानक सड़क के दूसरे छोर से पुलिस की जीप आती दिखाई दी। सिर्फ एक जीप देखकर पूरा बाजार एकदम शांत हो गया। कई दुकानदारों ने तुरंत शटर नीचे कर दिए। यह डर संजना ने पहले कभी नहीं देखा था। जीप रुकते ही बाहर निकला वही नाम, रघुवीर सिंह। लंबा चौड़ा घमंडी कदम और आंखों में वह अहंकार जिसे देखकर अच्छे अच्छे कांप जाएं। आईपीएस संजना दूर खड़ी सब देख रही थी, पर उन्हें कोई पहचान नहीं सकता था, क्योंकि वह अपनी सामान्य पोशाक में थी। रघुवीर ने बिना बोले एक दुकान की ओर इशारा किया। तुरंत दो सिपाही अंदर घुसे और एक लिफाफा उठाकर उसे गिनने लगे। दुकानदार के चेहरे पर पसीना बह रहा था। रघुवीर बोला, कम है, पिछले हफ्ते की एडवांस कहां है? दुकानदार धीरे से बोला, साहब बच्चा बीमार था, दवा में पैसे। एक जोरदार थप्पड़ हवा को चीरता हुआ दुकानदार के चेहरे पर पड़ा। संजना की मुट्ठियां भींच गईं, लेकिन वह जानती थी अभी कदम उठाना जल्दबाजी होगी। उन्हें पूरी तस्वीर चाहिए, सबूत चाहिए, और सबसे जरूरी अंदर घुसने का तरीका चाहिए। रघुवीर फिर आगे बढ़ा। इसी बीच एक युवक, रमेश, जिसकी छोटी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान थी, उसने लिफाफा देने से इनकार कर दिया। उसने जोर से कहा, मैं कोई टैक्स नहीं दूंगा, यह अवैध वसूली है। पूरा बाजार जैसे रुक गया। संजना की नजरें तेज हो गईं। वह जानती थी अब कुछ बड़ा होगा। रघुवीर धीरे धीरे रमेश के सामने आया और मुस्कुराया। बहुत हिम्मत है तुम्हारे में। लगता है अभी तक दुकान सही सलामत है, इसलिए आवाज निकल रही है। रमेश बोला, मेरे पास पैसे नहीं, घर में खाने को नहीं बचा, और तुम लोग। रघुवीर ने हाथ उठाया और उसके सिपाहियों ने रमेश को पकड़ लिया। एक सिपाही ने पास की बोतल से दुकान के शटर पर पेट्रोल छिड़कना शुरू कर दिया। लोग दूर खड़े थे, कोई आगे नहीं आ रहा था। सबके चेहरों पर लिखा था, किसी की मदद नहीं करनी, वरना अगली बारी तुम्हारी। और फिर जैसे ही एक सिपाही ने माचिस जलाई, दुकान एक झटके में आग की लपटों में घिर गई। रमेश चिल्लाता रहा, मेरी दुकान, मेरे सपने, मेरा सब कुछ। पर कोई नहीं आया। संजना के अंदर एक तूफान उठ चुका था। उन्होंने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और चुपके से सब रिकॉर्ड कर लिया। रघुवीर का चेहरा, उसका हंसना, उसकी धमकी, आग और आम लोगों का मजबूर डर, यह सबूत उनके लिए हथियार था, और वो जानती थीं ये लड़ाई अब सीधी होगी। रघुवीर ने जाते जाते कहा,
जो भी मेरा विरोध करेगा उसका यही हाल होगा। और वह जीप में बैठकर चला गया। कमजोर दिल वाले लोग तुरंत दुकान की राख समेटने लगे। रमेश जमीन पर बैठा चीख रहा था। संजना पास आई और धीरे से बोली, डर का मतलब यह नहीं कि तुम गलत हो, बस अभी अकेले हो, पर जल्द ही यह शहर अकेला नहीं रहेगा। रमेश ने उनकी तरफ देखा लेकिन कुछ कह नहीं पाया। संजना समझ गई, अब अंडरकवर जाने का समय है। अगर वह आईपीएस के रूप में जाती तो रघुवीर कुछ समय छिप जाता, पर उसे पकड़ना है, उसके पूरे गिरोह समेत। उन्होंने योजना बनाई, आज रात वह भेष बदलकर इस इलाके में जाएंगी, एक फल बेचने वाली बनकर, बिल्कुल आम, बिल्कुल अनदेखी, ताकि वह सुन भी सके, देख भी सके और वहां की असली सच्चाई पकड़ सके। शाम होते होते संजना ने अपना भेष तैयार कर लिया। पुरानी सलवार सूट, सिर पर दुपट्टा, हाथ में फल की टोकरा और चेहरे पर हल्का सा दाग जो मेकअप से बनाया गया था। आईने में देखने पर वह खुद भी खुद को पहचाने नहीं। रात ढलते ढलते वह बाजार पहुंची, उसी गली में जहां दिन में डर था और अब रात में खामोशी का शासन था। हल्की हल्की पीली लाइटें, हवा में ठंडक और दूर कहीं से आती कुत्तों की आवाज। गली में वही दुकानें, कुछ आधी खुली, कुछ अभी भी दहशत से कांपती हुई। संजना ने फल की टोकरी नीचे रखी और धीरे धीरे लोगों से बात करना शुरू किया। वह एक आम औरत की तरह बोल रही थी, पर कान आईपीएस वाले। एक बूढ़ी औरत ने धीरे से कहा, धीरे बोल बेटी, किसी ने सुन लिया तो। रात में पुलिस वाले घूमते हैं, नाम लेना भी पाप है। एक आदमी बोला, दारोगा रघुवीर नहीं, उसके पीछे और भी लोग हैं, वो अकेला इतना बड़ा जाल नहीं फैला सकता। संजना की नजर अचानक उस कोने पर पड़ी जहां दो संदिग्ध आदमी धीमी आवाज में बात कर रहे थे। उनमें से एक बोला, आज रात रघुवीर किसी बड़े आदमी से मिलने वाला है, होटल की पिछली गली में। संजना की आंखों में चमक आई, बस सुराग मिल गया था। वह बिना किसी शक के फल उठाकर आगे बढ़ गई, पर उनके कदमों में अब एक नया इरादा था। आज रात कुछ बड़ा होने वाला था और शायद शहर का सबसे खतरनाक सच आज खुलने वाला था। रात और गहरी होती जा रही थी। बाजार की हलचल अब लगभग खत्म हो चुकी थी। सिर्फ कुछ लोग ही दूर दूर से जाते हुए दिखाई दे रहे थे। हवा में अजीब सी ठंडक थी, लेकिन इस ठंड से ज्यादा खतरनाक वह सन्नाटा था जिसमें हर आवाज कानों को चुभ रही थी। आईपीएस संजना सिंह अपने फल की टोकरा लिए धीरे धीरे गली के उस कोने की तरफ बढ़ रही थीं, जहां से उन्होंने दो संदिग्ध आदमियों की वह बात सुनी थी। आज रात रघुवीर किसी बड़े आदमी से मिलने वाला है, होटल की पिछली गली में। यह वह सुराग था जिसे पकड़ने के लिए वह इस भेष में निकली थी। सड़क के दोनों तरफ अंधेरा और टूटे हुए लैंप पोस्ट दिख रहे थे। एक तरफ टूटी दीवारों पर फटे पोस्टर चिपके थे जिसमें कुछ चुनावी चेहरे मुस्कुरा रहे थे, जबकि हकीकत में उन चेहरों के पीछे खेल कुछ और ही चल रहा था। संजना ने टोकरी नीचे रखकर रुमाल से माथे का पसीना पोंछा। वह जानती थी कि अब हर कदम बहुत सोच समझकर रखना होगा। यह इलाका दिखने में शांत था, लेकिन इस खामोशी के पीछे कई आंखें छिपी हो सकती थीं। वह फल बेचने वाली की मुद्रा में ही सड़क पर धीरे धीरे चलती रहीं, ताकि कोई शक न करे। थोड़ी दूर जाकर उन्होंने होटल की पिछली गली की तरफ जाना शुरू किया। यह गली शहर के बाकी हिस्सों की तरह साफ नहीं थी। यहां नमी, सड़न और कूड़े की बदबू एक साथ मिलकर हवा को भारी बना रही थी। स्ट्रीट लाइट की रोशनी आधी ही गली तक पहुंच पा रही थी, बाकी हिस्सा अंधेरे में डूबा हुआ था। चलते चलते अचानक उनकी नजर एक आदमी पर पड़ी जो होटल की दीवार से टिककर सिगरेट पी रहा था। दिखने में वह किसी गुंडे जैसा नहीं लगता था, पर उसकी आंखें बहुत सतर्क थीं, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। संजना ने बिना देखे चलने का नाटक किया, पर आदमी की नजरें उन पर टिक गई थीं। वह मन में सोचने लगी,
अगर यह रघुवीर का आदमी है तो इसे मुझ पर शक नहीं होना चाहिए। वह उसके करीब से गुजरी और उसी दौरान धीरे से बोली, साहब, संतरा ले लो, ताजा है। वह ऐसे बोली जैसे सचमुच कोई गरीब फल वाली किसी ग्राहक को पुकार रही हो। वह आदमी उन्हें ऊपर से नीचे तक देखता रहा, फिर ठंडी आवाज में बोला, यहां कोई खरीदने वाला नहीं आता, आगे बढ़ो। संजना समझ गई, ये आदमी चौकन्ना है, लेकिन शक नहीं हुआ। आगे गली में थोड़ा आगे जाने पर एक मोड़ था जहां अंधेरा और भी गहरा हो गया था। अचानक उन्हें दो लोग आते दिखाई दिए। वे धीमी आवाज में कुछ बात कर रहे थे। एक ने कहा, मीटिंग शुरू होने वाली है, साहब आ गए हैं। दूसरा बोला, सब सेट कर दिया है, किसी को भनक नहीं लगेगी। दोनों लोग तेजी से अंदर की ओर बढ़ गए। संजना ने अपनी सांसें रोकते हुए उनके पीछे थोड़ा फासला रखते हुए वही दिशा पकड़ी। आगे जाकर उन्होंने देखा कि एक पुरानी जर्जर इमारत के पीछे कुछ गाड़ियां खड़ी थीं। काली एसयूवी, पुलिस की एक पुरानी जीप और एक लग्जरी कार। ये गाड़ियां बता रही थीं कि यहां आम लोगों की नहीं, बड़े लोगों की बैठक होने वाली है। इमारत की दीवारों पर टूटी ईंटें और लंबी दरारें थीं। गली की एक तरफ बड़ी सी लोहे की टंकी और दूसरी तरफ पुराने टायर फेंके हुए थे। संजना निगाहें झुकाकर ऐसे चल रही थी जैसे फल बेचने आई हो, पर असल में वह हर छोटी आवाज पर ध्यान दे रही थी। इमारत के अंदर से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। किसी ने दरवाजा आधा खोलकर अंदर झांका और फिर बंद कर दिया। संजना धीरे से कोने में जाकर खड़ी हुई और दीवार से कान लगाकर सुनने लगी। अंदर कई लोगों की बातें चल रही थीं। एक भारी आवाज ने कहा, रघुवीर, काम ठीक से हो रहा है ना? संजना ने आवाज पहचानी नहीं, लेकिन यह आवाज किसी बड़े आदमी की थी। रघुवीर बोला, साहब, जैसा आपने कहा था सब वैसा ही चल रहा है। पैसे हर हफ्ते इकट्ठे हो रहे हैं। किसी ने विरोध किया तो उसकी दुकान जला दी। अंदर बैठे लोग हंसे, ऐसा लगा जैसे किसी मजाक पर हंस रहे हों। फिर वही भारी आवाज बोली, अगले महीने चुनाव हैं, हमें ज्यादा पैसा चाहिए और यह शहर शांत रहना चाहिए, समझे? रघुवीर ने कहा, जी साहब, मैं जानता हूं। संजना की नसें तन गईं। तो यह सिर्फ एक दारोगा का खेल नहीं था, इसके पीछे राजनीति और अपराध का गठजोड़ साफ साफ दिखाई दे रहा था। तभी किसी ने कहा, कहीं कोई इंफॉर्मेशन बाहर तो नहीं जा रही? रघुवीर बोला, नहीं साहब, यहां हर आदमी की आवाज हम नियंत्रित करते हैं, कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता। फिर रघुवीर ने थोड़ा रुककर कहा, सिर्फ एक बात है। भारी आवाज ने पूछा, क्या बात? रघुवीर बोला, शहर में नई आईपीएस आई है, सुना है ईमानदार है। अंदर से एक और आवाज आई, ईमानदार लोग 2 महीने भी नहीं टिकते यहां, संभाल लेना उसे भी। संजना के दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक गई। उन्हें एहसास हुआ कि वह यहां कितनी गहरी खाई के बीच खड़ी है और उनके खिलाफ कैसी योजनाएं बन रही हैं। लेकिन डर नहीं, डर वह छोड़कर आई थी। अब उनके अंदर सिर्फ जिद थी, इस पूरे गैंग को खत्म करने की। वह धीरे से पीछे हटने लगी ताकि कोई आवाज न हो, पर तभी उनके पैर के नीचे एक कांच का छोटा टुकड़ा आया। चर्रर की आवाज हुई। अंदर बातें कर रहे लोग अचानक चुप हो गए। आवाज आई, कौन है बाहर? रघुवीर ने कहा, कोई है, बाहर जाकर देखो। संजना तुरंत समझ गई कि उन्हें यहां से निकलना होगा। वह अपनी टोकरी उठाकर गली के मोड़ की ओर जाने लगी, लेकिन कदमों की तेज आवाज उनके पीछे आती जा रही थी। 2 आदमी टॉर्च लेकर बाहर निकले और रोशनी इधर उधर घुमाने लगे। एक ने जोर से कहा, कौन है वहां? निकल सामने। संजना ने अपना सिर झुकाकर ऐसे चलने की कोशिश की जैसे कोई सामान्य फल वाली हो, पर एक आदमी ने सीधे उन पर रोशनी डाल दी। उसने कहा, अरे, कौन है? रात में कौन फल बेचता है? संजना का दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन उन्होंने तुरंत आवाज भारी करते हुए कहा, साहब,
रात में बेचूंगी तो रोटी खाऊंगी, दिन में कहां बिकता है मेरा फल। मैं तो बस यहां से गुजर रही थी। उनकी बात सुनकर दूसरा आदमी बोला, छोड़ दे यार, फल बेचने वाली ही होगी, यहां कोई नहीं आता, चल अंदर। दोनों अंदर लौट गए, पर संजना जानती थीं कि यह सिर्फ शुरुआत थी। अब वे और सतर्क हो जाएंगे। वह तेज कदमों से वहां से निकली और अगले मोड़ पर पहुंचकर गहरी सांस ली। उनकी रगों में अब डर नहीं, गुस्सा और संकल्प दौड़ रहा था। वह जानती थी कि आज उन्हें इस शहर की सबसे बड़ी बीमारी का असली चेहरा मिला है, और यह भी जानती थी कि यह लड़ाई अकेली नहीं लड़नी पड़ेगी। अब जनता को जगाना होगा, सबूत इकट्ठा करने होंगे और सही समय पर पूरे गिरोह को एक ही वार में खत्म करना होगा। रात के अंधेरे में वह धीरे धीरे बाजार की तरफ लौटने लगी, लेकिन अब उनका हर कदम पहले से ज्यादा भारी था। उन्होंने आकाश की तरफ देखा और मन ही मन बोली, यह शहर अब रोएगा नहीं, मैं इसे खामोश नहीं रहने दूंगी। उनके कदम तेज हो गए। आज की रात ने उन्हें पूरी सच्चाई दिखा दी थी, और कल से इस जाल को तोड़ने की शुरुआत होगी। रात की वह खतरनाक गली पीछे छूट चुकी थी, लेकिन आईपीएस संजना सिंह के भीतर वह रात अब भी सिसक रही थी। सुबह की पहली रोशनी अभी शहर की दीवारों को छू ही रही थी, पर उनकी नींद तो मानो रात की परछाइयों में ही गुम हो चुकी थी। कपड़े बदलते समय उनके हाथ थोड़े कांप रहे थे, डर से नहीं, बल्कि उस गुस्से से जो रात भर उनके भीतर उबलता रहा। रात में फल बेचने वाली का भेष, अंधेरे में छिपी बैठकों की आवाजें, रघुवीर और उस साहब की बातें, और अंत में उनकी मौजूदगी पर शक, यह सब एक तूफान की तरह उनके दिमाग में भंवर बनाता रहा। सुबह होते ही वह अपनी सरकारी जीप में बैठकर स्टेशन पहुंची, पर इस बार उनके कदम पहले से ज्यादा भारी और दृढ़ थे। थाने के बाहर ही कुछ लोग बैठे थे, बूढ़ी औरतें, एक दो परिवार और दो तीन व्यापारी। सबके चेहरे पर वही डर, वही घबराहट। अब उन्हें यकीन हो चुका था कि यह शहर अपनी आवाज खो चुका है, जैसे कोई अदृश्य ताकत हर गली में पहरा दे रही हो। उनके अंदर की आईपीएस जाग चुकी थी। अब यह लड़ाई नियमों के हिसाब से नहीं, बल्कि सच को सामने लाने के लिए लड़ी जानी थी। थाने में घुसते ही उन्होंने सिपाही मनोज को बुलाया। मनोज भरोसेमंद था। वह बोली, मनोज, आज एक भी फालतू गश्त नहीं चाहिए। मुझे पिछले 5 साल के अवैध फंड, बाजार इलाके की रिपोर्ट और रघुवीर के सारे पिछले केस दो। मनोज पहले तो चौंका, फिर बोला, मैडम, ये सब तो। संजना ने तेज नजरें उठाईं। जो कहां है वो करो, किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए। मनोज फाइलें लेने गया ही था कि तभी बाहर से तेज आवाज आई, मैडम, मदद कीजिए। यह वही लड़का रमेश था जिसकी दुकान रघुवीर ने जलवाई थी। उसकी आंखें लाल थीं और कपड़े राख से भरे हुए। संजना तुरंत बाहर आईं। क्या हुआ? लड़का कांपती आवाज में बोला, मैडम, कल रात कोई मेरे घर के बाहर घूम रहा था। दरवाजा खटखटाया, मां डर गई थी। मैं बाहर निकला तो वो लोग भाग गए। संजना ने गहरी सांस ली। ये साफ था, रघुवीर अब किसी भी गवाह को चुप कराने की कोशिश करेगा। उन्होंने रमेश को भीतर बुलाया, पानी दिया और बोली, तुम अकेले नहीं हो, मैं हूं ना। तुम कुछ नहीं करोगे, बस चुपचाप मेरे कहे अनुसार चलोगे। अब से तुम्हारी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी। रमेश ने सिर झुकाया, लेकिन आंखों में पहली बार थोड़ा भरोसा दिखा। संजना जानती थी यह भरोसा अब उन्हें और काम देगा। उन्होंने थोड़ी देर में अपना बैग उठाया और शहर के उसी बाजार की तरफ निकल पड़ी जहां कल उन्होंने आग की लपटें देखी थीं। लेकिन आज माहौल कुछ अलग था। हवा में कुंठा, भय और थकान का मिश्रण था। सड़कें वहीं थीं, दुकानें वहीं थीं, लेकिन लोगों की आंखों में साफ दिख रहा था कि वे किसी भारी पहरे में जी रहे हैं। कुछ लोग दूर से उन्हें देखते हुए बातों को तोड़ते हुए चुप हो जाते, जैसे आईपीएस को देखकर कुछ कहना भी खतरा बन गया हो।
मिश्रित भीड़ से गुजरते हुए संजना ने उस जगह कदम रखा जहां रमेश की दुकान थी। राख अभी भी जमीन पर पड़ी थी। ढेर में से कुछ तार, कुछ आधे जले बोर्ड और एक टूटा हुआ पंखा बाहर झांक रहा था। उन्होंने नीचे बैठकर राख को हाथ में लिया। राख गर्म नहीं थी, पर उसके अंदर दबी हुई चीखें अब भी महसूस हो रही थीं। यह राख सिर्फ सामान की नहीं थी, यह इस शहर की टूट चुकी हिम्मत की राख थी। तभी बगल की दुकान से एक बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, मैडम, जो कल रात हुआ वो यहां रोज होता है, बस किसी को बोलने की हिम्मत नहीं। संजना ने उसकी तरफ देखा। वह कांप रहा था, लेकिन हिम्मत करके बोल रहा था। यह अच्छा संकेत था। उन्होंने शांत आवाज में पूछा, डरते क्यों हो? बूढ़ा आदमी गहरी सांस लेकर बोला, क्योंकि जिनसे आप लड़ने आई हो उनके सिर पर कोई और बड़ा हाथ है। पुलिस में भी, राजनीति में भी, सब शामिल हैं। संजना की आंखें सिकुड़ी। बूढ़े ने सही कहा था। रघुवीर अकेला नहीं था, उसके पीछे साहब था, और शायद उससे भी ऊपर कोई और। उन्होंने कदम बढ़ाए और बाजार के उस हिस्से पर पहुंची जहां पिछले दिनों अवैध वसूली की शिकायतें मिली थीं। वहां खड़े दुकानदार उन्हें देखते ही घबरा गए। उन्हें देखकर एक आदमी फुसफुसाया, आईपीएस मैडम, इधर क्यों आई? क्या फिर से मुसीबत आने वाली है? तभी एक और आदमी बोला, रघुवीर को अगर पता चला कि हमने बात की तो। उसने शब्द अधूरे छोड़े। संजना बीच सड़क पर खड़ी हुई और ऊंची आवाज में बोली, डरना बंद करो। अगर तुम लोग चुप रहोगे तो यह शहर कभी नहीं बदलेगा। मैं यहां लड़ने नहीं, तुम्हें आजाद कराने आई हूं। उनकी आवाज पूरे बाजार में गूंज उठी। कुछ लोग डर कर पीछे हट गए, कुछ ने दरवाजे बंद किए, लेकिन 3-4 लोग धीरे धीरे सामने आए। शायद यह छोटे बदलाव की शुरुआत थी। अचानक एक सिपाही दौड़ता हुआ आया, रघुवीर का खास आदमी। उसने कहा, मैडम, साहब आपको ऑफिस में बुला रहे हैं। संजना ठठाकर हंसी। साहब या रघुवीर? सिपाही हड़बड़ा गया। मेरा मतलब रघुवीर सर। संजना ने धीमे स्वर में कहा, उसे कहना मैं खुद आ रही हूं। सिपाही चला गया, पर जाते जाते उसकी आंखों में एक डर साफ झलक रहा था, जैसे उसे पता हो कि आज कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। अब शहर के ऊपर लटकता डर और साफ महसूस हो रहा था। हवा अचानक भारी लगने लगी थी। सारी सड़कें जैसे एक खामोश इशारा दे रही थीं कि रघुवीर और उसके पीछे छिपे लोग अब बेचैन हो चुके हैं, और बेचैन अपराधी सबसे खतरनाक होते हैं। संजना वापस अपनी जीप की तरफ चली। उनके चेहरे पर एक दृढ़ शांत था, जैसे तूफान से पहले समुद्र शांत रहता है। वह जानती थीं कि अब दूसरी चाल चलनी है, वह चाल जो पूरे सिस्टम को हिलाकर रख देगी। उन्होंने जीप स्टार्ट की और मन ही मन बोली, अब इस खेल का असली राउंड शुरू होता है। रघुवीर, तुमने कई लोगों की जिंदगी जलवाई है, अब तुम्हारी बारी है। उनकी जीप सड़क पर तेजी से दौड़ने लगी और शहर के एक एक मोड़ पर उन्हें महसूस हुआ, अब यह लड़ाई और खतरनाक होने वाली है, और शायद जानलेवा भी। लेकिन वह पीछे हटने वालों में से नहीं थी। आज के बाद शहर में पहला बड़ा वार होने वाला था, और संजना जानती थी यही वार इस गंदे जाल की पहली ईंट गिरा देगा। जीप शहर के बीचों बीच से गुजर रही थी और हवा में कुछ अनजाना सा कंप कंपा रहा था। संजना ने रियर व्यू मिरर में देखा, एक काली बाइक लगातार दूर से उनका पीछा कर रही थी। उन्होंने दिखाने की कोशिश की कि उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन उनके दिमाग का हर कोना सतर्क हो चुका था। कुछ मोड़ पार करने के बाद वे अचानक एक तंग गली में मुड़ी। बाइक वाला भी पीछे मुड़ गया। अब साफ था, यह पीछा नहीं, चेतावनी थी। वह धीरे से मुस्कुराई, तो रघुवीर, तू डर गया है। थाने पहुंचते ही उन्हें मनोज बाहर ही मिला। उसकी सांसें तेज थीं। वह बोला, मैडम, आप जल्दी अंदर चलिए, रघुवीर आया हुआ है और गुस्से में है।
संजना ने धीमे कदम से भीतर प्रवेश किया। कमरा शांत था, लेकिन उस शांति में भी डर की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। बीच में रघुवीर बैठा था, कुर्सी पर ऐसे जैसे वह स्टेशन का मालिक हो। उसके चेहरे पर अहंकार की परतें थीं। संजना ने बिना रुके कहा, तो बुलाया था, मैं आ गई। रघुवीर ने एक लंबी सांस लेकर कहा, मैडम, आप नए हो, इसलिए समझाना चाहता हूं। इस शहर के अपने नियम हैं। यहां हर बात कानून से नहीं चलती। जो कल रात हुआ, उसमें आप दखल ना दें, नहीं तो। वह वाक्य अधूरा छोड़कर मुस्कुराया। संजना ने टेबल पर हाथ रखकर झुकते हुए धीरे से कहा, वाक्य पूरा क्यों नहीं किया? डर लग रहा है? रघुवीर का चेहरा तिलमिला गया। उसके दो आदमी आगे बढ़े, लेकिन मनोज तुरंत बीच में आ गया। माहौल गर्म था और यह गर्मी अब फटने वाली थी। संजना ने जेब से एक पेनड्राइव निकाली और टेबल पर पटकी। इसमें क्या है पता है? जबरदस्ती वसूली की रिकॉर्डिंग, दुकान जलाने की फुटेज और कल रात की खुफिया मीटिंग की आवाजें। रघुवीर के चेहरे का रंग उड़ गया। तुम्हें यह सब? संजना बोली, आईपीएस बनने का एक फायदा है, सच को पकड़ने का हुनर खुद आता है। रघुवीर गुस्से से झुका। तुम जानती नहीं किसके खिलाफ जा रही हो। मेरे पीछे जो है वो पूरे शहर का मालिक है, संजना ने शांत स्वर में कहा, और अब उसके लिए भी जेल की एक जगह बुक है। इतना सुनते ही रघुवीर ने अचानक मेज के नीचे से पिस्तौल निकाली। कमरे में अफरा तफरी मच गई। मनोज चिल्लाया, मैडम! लेकिन संजना बिना विचले बोली, सोच ले रघुवीर, यह आखिरी गलती होगी। रघुवीर कांपा। उसकी उंगलियां ट्रिगर पर थीं। एक पल के लिए लगा कि गोली चल जाएगी, लेकिन तभी बाहर से भारी आवाजें आईं। दर्जनों लोग थाने में घुस आए। वही दुकान वाले, वही परिवार, वही बूढ़ा आदमी। सब एक सुर में बोले, हम गवाही देंगे मैडम, हमें अब डर नहीं। संजना मुड़ी। उनके चेहरे पर पहली बार थोड़ी नरमी आई। लोग अब चुप नहीं थे, अब शहर लड़ने को तैयार था। रघुवीर ने यह देखा तो उसकी हिम्मत टूट गई। पिस्तौल हाथ से गिर गई। उसने दोनों हाथ उठाकर कहा, ठीक है मैडम, मैं मान गया, पर जिस साहब के लिए मैं काम करता हूं वो मुझे छोड़ने वाला नहीं। वह वाक्य पूरा करता उससे पहले ही बाहर जोर से ब्रेक लगी। एक सफेद एसयूवी रुकी। पीछे की सीट से एक सूट पहना आदमी उतरा। ठंडी आंखें, रोबदार चाल और चेहरे पर वह आत्मविश्वास जो सिर्फ सत्ता के लोगों में होता है। भीड़ में सन्नाटा छा गया। मनोज फुसफुसाया, मैडम, यही वो साहब है। साहब ने आते ही रघुवीर को ठंडी नजरों से देखा, फिर संजना को। बोला, आप नई हैं, इसलिए एक आखिरी बार कह रहा हूं, अपना ट्रांसफर करवाइए, यह शहर मेरे इशारे पर चलता है। संजना शांत स्वर में बोली, आपका वक्त खत्म हो चुका है। साहब हंस पड़ा, तुम जानती तक नहीं कि तुम किससे। तभी दो गाड़ियां और आईं। सिविल ड्रेस में सीबीआई टीम निकली। उनका मुखिया बोला, श्रीमान मंत्री जी, आपके खिलाफ भ्रष्टाचार, अवैध वसूली और आपराधिक गठजोड़ के पुख्ता सबूत मिले हैं। आपको गिरफ्तार किया जाता है। साहब का चेहरा राख की तरह सफेद हो गया। भीड़ में कोई मुस्कुरा भी न पाया, सदमे में थी। रघुवीर घुटनों पर गिर पड़ा। संजना सिर्फ उसे देख रही थी, उस शिकार की तरह जिसे आखिरकार समझ आ गया कि शिकारी कौन है। कुछ मिनटों में दोनों हथकड़ी में थे। भीड़ बाहर खड़ी थी, डरी हुई नहीं, बल्कि पहली बार आजाद महसूस करती हुई। जब गाड़ियां दूर चली गईं, संजना बाहर आई। बूढ़ा आदमी आगे बढ़कर बोला, मैडम, आज आपने शहर को डर से। संजना हल्का सा मुस्कुराई। उनकी आंखों में वह चमक थी जो जीत के बाद आती है, लेकिन उनके भीतर कहीं यह भी एहसास था कि लड़ाई खत्म नहीं होती, बस जगह बदलती है। शाम होने लगी। हवा में अब भय नहीं, सुकून था। सड़कें शांत थीं, लेकिन इस बार वह खामोशी डर की नहीं, राहत की थी। रमेश ने कहा, मैडम, जब दुकान बन जाएगी तो आप पहला फल वहीं से लेंगी। संजना बोली, जरूर, और इस बार दुकान कोई नहीं जलाएगा। थाने लौटते समय उन्होंने आसमान की तरफ देखा। सूरज ढल रहा था।
लेकिन एक नए सवेरे का वादा भी कर रहा था। यह शहर अब उनका था और वह इसकी ढाल बन चुकी थी। आज रघुवीर नहीं, बल्कि डर की हुकूमत खत्म हुई थी और यहीं इस कहानी का सफर पूरा होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, दिल को छू गई हो, रोमांचक लगी हो, तो कहानी को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप किस शहर से यह कहानी सुन रहे हैं और आपको इसका अंत कैसा लगा। आपकी एक प्रतिक्रिया हमें अगली कहानियां और भी बेहतर बनाने की ताकत देती है। धन्यवाद।